हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अगस्त 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में अपना वही पुराना सेक्शन होता है रिवीजन का। कल के करंट अफेयर में जो भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था उसका 1 मिनट में करेंगे रिवीजन, फिर आज की तरफ डिटेल करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाना शुरू कर दिया है। मतलब कि अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से वो लागू कर देंगे और ऐसा करने वाले वो बन जाएंगे पहले राज्य। एकीकृत पेंशन योजना को ही यूपीएस कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आजकल आप नाम बहुत सुन रहे होंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह दुबई में आयोजित किया गया और भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ ये सिंगापुर में हुआ 26 अगस्त को। भारत के 4 मंत्री इसमें हिस्सा लिए थे। उत्तर कोरिया ने अभी एक नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। इसके अलावा जेएलएल की ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 31वां, वहीं ब्रिटेन टॉप पर रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की हुई है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स प्रकोप से निपटने के लिए 6 महीने के लिए वैश्विक योजना शुरू की है। ये सितंबर से फरवरी 2025 तक के लिए होगी। एशियाई महिला एकल अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई तन्वी पत्री। चीन में आयोजित किया गया था। और अभी जर्मनी ने अफ्रीका को महामारी से बचाने के लिए 1 लाख एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान में दी है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता योजना शुरू की है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अब अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो आपको पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ एमजेटी ऐप पर ही मिल पाएगी, क्योंकि टेलीग्राम हो रहा है बंद। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर जाकर फ्री पीडीएफ सेक्शन में फ्री में बिल्कुल आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, क्विज लगाइए। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स हैं, हमारे पेड कंटेंट भी हैं, ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज वगैरह अफोर्डेबल प्राइसेस में आप जाकर के चेक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो देखो, विश्व जल सप्ताह जो है ये शुरू हुआ है 25 अगस्त से और 29 अगस्त यानी आज तक मनाया जा रहा है। वर्ल्ड वाटर वीक। दुनिया भर में वाटर के प्रति, जल के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैसे इसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि शुद्ध पीने का पानी तो दोस्तों बहुत कम ही है। समझ लो 2 से 2.5% ही पीने लायक पानी है। बाकी का पानी है तो पृथ्वी पर 70% से ज्यादा पानी, लेकिन पीने लायक पानी उसका 2 से 2.5% ही है। तो इसलिए पीने लायक पानी या फिर यूजेबल जो वाटर है इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड वाटर वीक मनाया जाता है। और इस बार की थीम है दोस्तों, ब्रिजिंग द बाउंड्रीज, वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये एक संस्था है सिवी, सिवी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा हर साल मनाया जाता है। अगला, ये अगस्त महीने के अब तक महत्वपूर्ण आए हुए दिवस हैं। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग 31 तारीख को रिवीजन करेंगे लास्ट बार, ठीक है ना? चलिए, आज वैसे राष्ट्रीय खेल दिवस भी है, इसको हम 2 दिन पहले ही कवर करा चुके हैं, इसलिए आज हम लोग बाकी का देख रहे हैं। तो अगस्त महीने में देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं। 1 अगस्त को ही 3 से 4 दिवस मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया, 1 को ही WWW डे मनाया गया, 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। इधर आ जाता हूं, आप डिटेल भी देखते चलो। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया। इसके अलावा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इस बार। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और अब 25 से 29 अगस्त विश्व जल सप्ताह मनाया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अगस्त 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा समूह, समूह नहीं रहेगा, गार्ड रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है यानी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों बी श्रीनिवासन को। बी श्रीनिवासन ये वरिष्ठ आईपीएस हैं और इनको एनएसजी का देखिए नया बनाया गया है डायरेक्टर। एनएसजी के डायरेक्टर के रूप में अनीश दयाल सिंह जी अभी कार्यवाहक के रूप में देख रहे थे कार्यभार सीआरपीएफ की जो कि थे, उनकी जगह अब ये लेंगे बी श्रीनिवासन। ठीक है, 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है आने वाले दिनों में, या फिर कोई अगला अगला घोषणा तक। ठीक है, अगली घोषणा तक। तो ये तत्कालीन एनएसजी महानिदेशक नलिन प्रभात की जम्मू और कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था अनिल दयाल सिंह को। अब उनकी जगह पर आ जाएंगे बी श्रीनिवास, तो इनकी अब परमानेंट नियुक्ति होने वाली है। ठीक है ना। एनएसजी की अगर बात करें तो स्थापना 1984 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। अच्छा, अभी एक वीडियो में जल्द ही आपको ला करके दूंगा जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अभी नए महानिदेशक नियुक्त किए जा रहे हैं, वो वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है ना, बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियों के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, ये वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी उदयपुर राजस्थान में दोस्तों एक जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। जीएसटी भवन जो है ये वहां पर कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, जीएसटी से रिलेटेड जो भी वहां पर मीटिंग्स वगैरह होगी ये सब करने के लिए ये भवन का उद्घाटन किया है इन्होंने। ये बनना शुरू हुआ था 2020 के आसपास से, लेकिन बीच में कोविड की वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन अब बन करके फाइनली तैयार हो गया है उदयपुर राजस्थान में। ठीक है ना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का काम यहाँ पर होगा, जीएसटी का काम होगा, उदयपुर कमिश्नरेट का काम होगा। ठीक है, तो ये सब काम के लिए ये मीटिंग हॉल, डेटा एनालिटिक्स सेल, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सब इसमें इंक्लूडेड है जीएसटी भवन में। साथ ही साथ इसी कार्यक्रम के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने आईसीई टैब 2.0 लॉन्च किया है। ये एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जो रियल टाइम पर रिपोर्ट अपलोड करता है, साथ ही साथ क्विकली कार्गो कैसे निकल रहे हैं उनको सक्षम करके जो भी वहां का जो डाटा होता है, जो सीमा शुल्क होता है, कस्टम्स होता है, उनको कैलकुलेट करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये सब इसमें शामिल है। तो ये आईसीई टैब 2.0 भी याद रखना है। अब आया है जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से आधी रात से लागू हुआ। इसके अलावा 161वां देश बना भारत जीएसटी लागू करने वाला। असम पहला राज्य बना अपने राज्य में जीएसटी लागू करने वाला। जम्मू कश्मीर सबसे आखिरी बना था। जम्मू कश्मीर तब राज्य हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये बना था लास्ट। ठीक है, उसके बाद 2019 से तो यूनियन टेरिटरी कर दिया गया इसे। 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया था, लेकिन इसके पहले बिल 122वां लाया गया था। आप जानते हो बिल लाया जाता है, बहस होती है, पास होता है, तब जाकर वो एक्ट बनता है। तो 122वां ये बिल था यानी विधेयक था, और ये जाकर के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना यानी कि एक्ट बना। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी को रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत का जो जीएसटी है ये किस मॉडल पर है? तो आप बताओगे कनाडा मॉडल पर। कनाडा मॉडल पर है आधारित। ठीक है, और जीएसटी सबसे पहले कहां पर लागू किया गया? तो सबसे पहला देश फ्रांस था। सबसे पहला देश जो है ये फ्रांस था। ठीक है, ये पॉइंट हैं, ये कुछ पॉइंट हैं जो जीएसटी से पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे एक और जरूरी बात देखो, आखिरी मौका है टेक्स्ट बुक का ये पास प्रो लेने का, क्योंकि 29 से 31 अगस्त तक ये 439 रुपए में प्राइस हुआ है, और अब प्राइस 699 हो जाएगा। 699 1 सितंबर से हो जाने वाला है इनका, ये लोग प्राइजेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो जिनको जिनको लेना है वो अभी जाइएगा, एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिएगा, वहां पर ही आपको सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा। बाकी के कूपन कोड जो दिखेंगे उनको मत अप्लाई करना, वहां पर 8% ही डिस्काउंट मिलेंगे, लेकिन एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तो 12% डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ 499 शो कर रहा होगा, 12% इंटर करोगे 439 शो करेगा, और टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो में आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सबका मॉक टेस्ट
सबका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सब वहाँ पर अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आरआरबी एनटीपीसी की बात करें अगर, तो अभी देखिए यहाँ 3 लाख से ज़्यादा यूजर इकट्ठा हो चुके हैं। मतलब अच्छा खासा आपको कंपटीशन भी यहाँ मिलेगा। तो आप जो भी मॉक टेस्ट दोगे उसमें अच्छी रैंक आपको मिलेगी, अच्छे मतलब क्वांटिटी में, सैंपल साइज में। तो आप बेहतरीन अपना इवेल्युएशन कर पाओगे कि कहाँ पर आपकी तैयारी अभी है और कहाँ तक आपको ले जाना है। तो फिलहाल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो। एमजेटी कूपर कोड जरूर यूज करना। चलिए, हाल ही में सीडीएससीओ ने भारत में किस कंपनी को एमपॉक्स आरटीपीसीआर टेस्ट किट के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? तो सीडीएससीओ ने भारत में दोस्तों एक कंपनी है सीमेंस हेल्थिनियर्स, इस कंपनी को आरटीपीसीआर टेस्ट किट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। एमपॉक्स के लिए आरटीपीसीआर किट, जैसे कोविड के लिए आया था आरटीपीसीआर टेस्ट किट, तो कोविड की टेस्टिंग वगैरह करता था, ऐसे ही एमपॉक्स के लिए टेस्ट किट आने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए, एक और महामारी आने वाली है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी तो डब्ल्यूएचओ ने कब का घोषित कर ही दिया है। कुछ तो आती है और कुछ ये वैक्सीन निर्माता या कहें कि ये जो आरटीपीसीआर किट वगैरह जो करने वाले होते हैं, टेस्ट किट वगैरह बेचना होता है इनको, इस वजह से कुछ और लाभ ही देते हैं, मतलब फैला भी देते हैं, अफवाह भी, डर भी। तो फिलहाल हम सभी नागरिकों को दोनों ही रूप में तैयार होना है, ना बहुत ज़्यादा ढीठ बनना है कि नहीं आ ही नहीं सकता, और ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनना है कि कोई भी कह दे कि बस आ गया है, बीमारी फैल रहा है तो जाकर टेस्ट ही करवाने लगे, है ना। तो ध्यान रहे, सतर्क रहें, सजग रहें। फिलहाल सीमेंस हेल्थिनियर्स जो है, इस बार इसको मौका मिला है। पिछली बार आप देख रहे थे सब कुछ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जा रहा था, है ना। ये लोग इलेक्शन में बॉन्ड वगैरह भी अच्छा खासा भर देते हैं। तो फिलहाल भारत में एमपॉक्स के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किट का निर्माण करने की जिम्मेदारी इनको मिल गई है। तो इनकी उत्पादन क्षमता जो है ये वार्षिक रूप से 10 लाख है। तो ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अप्रूवल पाए हुए हैं। वडोदरा संयंत्र में ये अपना करेंगे इसका उत्पादन। आरटीपीसीआर किट जो होता है 40 मिनट में परिणाम प्रदान करता है, पता लगाता है कि आप जो है आप इससे ग्रसित हैं कि नहीं, इस वायरस से, ठीक है ना। एमपॉक्स वायरस आप जानते हो दक्षिण अफ्रीका में कांगो गणराज्य से तेजी से फैलना शुरू हुआ है। देश पूछा जाएगा तो कांगो गणराज्य, महाद्वीप पूछा जाएगा तो अफ्रीका बताना। और अभी डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी उसकी घोषित कर दी है। और अभी कल की वीडियो मैंने बताया था कि अगले 6 महीने के लिए वो प्लान भी कर रहे हैं, कुछ एक अमाउंट का कोर्स भी जारी कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, ये सब अपडेट चल रही हैं अभी। बाकी एमपॉक्स के बारे में क्या होता है, कैसे ये होता है, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जरूर देख सकते हो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत सरकार पिछले साल ही ऐसा एक डिसीजन लाई थी, जिसको लेकर के काफी बहस भी छिड़ी हुई थी, ठीक है, और कमेटी वगैरह भी बैठाई गई थी। इस पर भी मैंने आपको अपडेट दिया था। यहाँ पर अब देखिए, राज्य सरकारें अब धीरे धीरे इसको लागू करना शुरू कर रही हैं। महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु, लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश ने डिसीजन लिया है अभी। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने अपने राज्य में ये नियम लागू किया हुआ है। अब इसके पीछे तर्क क्या बताया जाता है कि इससे अगर मान लीजिए 18 वर्ष की लड़की की जगह उसकी 21 वर्ष निर्धारित कर दी जाएगी न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कम से कम होने के बाद ही लोग शादी उसकी करा पाएंगे, तो बाल विवाह को रोक मिलेगी। इससे इससे कई फायदे हैं। एक तो लैंगिक समानता आएगी, उच्च शिक्षा तक पहुंच हो सकेगी लड़कियों की, लड़कियां भी शिक्षित हो पाएंगी उस लेवल तक, मतलब ग्रेजुएट हो पाएंगी कम से कम। समझो आप कि 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में रहती हैं तो शादियां करा दी जाती हैं, कई जगहों पर ऐसी हैं अभी कुरीतियां, तो बाल विवाह वगैरह। तो अब इससे हायर एजुकेशन अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं। इसके अलावा एक मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। और जो कुपोषित बच्चे जन्म लेते हैं वो भी नहीं हो पाएगा और उसमें भी काफी कमी आएगी। शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी। तो ये सब बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। तो इसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अभी कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना इन्होंने शुरू की थी, और अब यहाँ पर ये एक और डिसीजन हिमाचल प्रदेश से आया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कल वैसे मैंने डिटेल में आपको बताया था, तो आज ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति कौन बन गए? तो माउंट किलिमंजारो ये दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है।
है ना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति बन गए हैं तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह जो है यहाँ पर आप देखिए 5 ईयर ओल्ड फ्रॉम रोपर इज द यंगेस्ट एशियन टू स्केल माउंट किलिमंजारो। ये मात्र 5 साल के हैं। बताओ क्या जरूरत थी चढ़ाने की भाई। 5 साल के बच्चे को उतने बड़े पहाड़ चढ़ा रहे हैं, बस रिकॉर्ड लेना है सबको, सबको नाम दर्ज कराना है। 5,895 मीटर की ऊंचाई है। सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले। अभी 6 अगस्त को सर्बियाई लड़के आगजेन जिग्वोकी इनका रिकॉर्ड ये तोड़े हुए हैं जो सर्बिया के थे। ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं दोस्तों सतीश कुमार। सतीश कुमार आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन और सीईओ हैं। ये जया वर्मा सिन्हा की जगह पर आए हैं। अच्छा एक और बात, ये रेलवे बोर्ड के 119 सालों के इतिहास में पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। पहले दलित, इनसे पहले थी जया वर्मा सिन्हा। वो रेलवे बोर्ड के 118 साल में इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त की गई थी। तो वो पहली महिला थी, ये पहले दलित थे। ठीक है ना। तो दोनों ही पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखना। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। 119 साल अब हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्लियर। चलिए रेलवे बोर्ड में अगर बात करें तो 18 जोन है दोस्तों। 18वां जोन अगर बात किया जाए तो विशाखापत्तनम है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन या साउथ कोस्टल रेलवे जोन जिसे कहते हैं, विशाखापत्तनम जिसका हेडक्वार्टर है। 18वां रेलवे जोन है, ये बात ध्यान रखना। और बाकी तो रेलवे के बारे में तो इतिहास मैंने आपको वीडियो बना करके भी कई बार शॉर्ट्स में भी दी हुई है। 16 अप्रैल 1853 को पहली इंडिया में रेल चलाई गई थी। चलिए तो बी श्रीनिवासन अभी एनएसजी के महानिदेशक बने हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कर लो इसे। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के अध्यक्ष बनी है। राजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। देखिए जय शाह को ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन बता दिया था। जय शाह जो हैं अब अभी निर्विरोध रूप से नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, तो निर्विरोध इनकी नियुक्ति हो गई है, कोई भी अपोजिट में इनके नहीं आया है और जय शाह बन गए आईसीसी के चेयरमैन, है ना। तो भैया पापा जी गृह मंत्री हैं तो क्या कहना। गोविंद मोहन गृह सचिव बने हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं। राणा एके सिंह एसबीआई के प्रबंध निदेशक हैं। टीवी सोमनाथन भारत का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। इनका नाम याद रखना, ये पहले वित्त सचिव थे इससे पहले, है ना। जब इससे पहले वित्त सचिव थे तो अब इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसके बाद ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम तैयार की गई है। ठीक है ना, इन्हीं की अध्यक्षता वाली कमेटी के सजेशन पर। चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, ये भी नया इंपॉर्टेंट नियुक्ति याद रखना, एसबीआई के ये नए चेयरमैन हैं। इसके अलावा 27 अगस्त 2024 को किस कंपनी ने हिलकोल नाम से एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हिलकोल नाम से एक वैक्सीन लॉन्च की गई है भारत बायोटेक के द्वारा। ये किसकी वैक्सीन होगी? ये होगी ओरल वैक्सीन ऑफ कॉलरा। ये ओरल कॉलरा वैक्सीन होगी। कॉलरा के लिए, हैजा के लिए ये वैक्सीन होगी। तो भारत बायोटेक जो कि भारत की ही एक कंपनी है हैदराबाद स्थित, तो उसने इसे लॉन्च किया हुआ है। इसको मंजूरी भी मिल गई है। इसका नाम है हिलकोल BBV131। 27 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया है। इसे हिलमैन लेबोरेटरीज की मदद से बनाया गया है और इसको लाइसेंस के तहत विकसित किया गया है। दुनिया भर में OCV की कमी है, यानी कि ओरल कॉलरा वैक्सीन की कमी है। ओरल वैक्सीन और इंजेक्शन वैक्सीन, 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं अमूमन। ओरल वैक्सीन वो कि जैसे पोलियो ड्रॉप होता है, ओरल आपको मुंह की खुराक के जरिए दिया जाता है, और इंजेक्शन वाले तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ओरल वैक्सीन है, ठीक है ना, जो ड्रॉप के माध्यम से पिलाया जाएगा। तो दुनिया भर में वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक की आवश्यकता है वर्तमान में इसकी। अगला, आरबीआई ने लोन सुविधा को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? तो देखो, जैसे यूपीआई ने आकर के पूरा का पूरा इकोसिस्टम रिवॉल्यूशनाइज कर दिया भारत में डिजिटल पेमेंट को लेकर के, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में भी ये तेजी से फैल रहा है, ऐसे ही आरबीआई लाना चाहती है एक लोन सुविधा के लिए ऐप। इसका नाम है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, या शॉर्ट फॉर्म में इसे कह रहे हैं यूएलआई। तो यूएलआई ऐप जल्द ही रोल आउट कर सकती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास जी ने कल आकर के इसके बारे में बहुत सारे व्याख्यान दिए। इस पर मैंने आपको कल ही एक वीडियो भी दी,
पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि ये यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस कैसे काम करेगा, कैसे फटाफट से आपको लोन मिल जाया करेगा सिंगल क्लिक पर। बस आपको अपना जैसे यूपीआई पिन कोड डालते थे यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसे यहाँ यूएलआई पिन कोड डालना होगा और फिर फटाफट से आपको लोन मिल जाएगा। ऐसे इन्होंने एपीआई बनाने की बात की है कि मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट चला भी रहे हैं अगस्त 2023 से ही, कई जगहों पर छोटे मोटे प्रयोजनों पर ये ट्रायल भी कर चुके हैं। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया रोल आउट करने की इनकी बारी है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो छोटे मोटे लोन जो है, जैसे किसानों को चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए, एमएसएमईज को चाहिए, तो वो छोटे स्तर पर लोन जो है बड़े आसानी से मिल जाया करेंगे। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि हर किसी को देंगे, इसके लिए देखेंगे कि व्यक्ति की कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है, वो कब तक चुका सकता है, कितना तक उसको देना चाहिए। ये सब डेटा के लिए ये कह रहे हैं कि हम विभिन्न विभिन्न जगहों से आपका डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसे उसमें आपका आधार, ई केवाईसी, पैन कार्ड, या राज्य सरकारों का लैंडिंग का जो आपका जो क्षमता है कि किसके पास कितनी जमीन है, संपत्ति है, ये सब आधार का डाटा ये लोग कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम पर यूएलआई जो होगा ये लैंडिंग के जो उधार वाली मामला है, लोन लेने वाली सिस्टम है, उसको पूरा बदल करके रख देगा। ठीक है, बाकी आरबीआई के बारे में तो आप जानते ही हो। यहाँ पर बाकी के आप क्वेश्चंस देख सकते हो जो पोर्टल और ऐप से रिलेटेड आए हुए हैं। जैसे प्रॉम्प्ट पोर्टल अभी मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। हाथी ऐप जो है ये असम में लॉन्च किया गया। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ये चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया, जो अभी नए कानून आए थे उनको लेकर के। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया। लोकपथ मोबाइल ऐप, ये पूछा जाएगा आपसे, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। निर्मल पोर्टल जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया। आरपीएफ का संज्ञान ऐप है। प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है। और सी विजिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सांसान तूफान ने तबाही मचाई? तो सांसान तूफान जो है ये आया जापान में। जापान में टाइफून पे टाइफून आते रहे हैं, आ रहे हैं मतलब लगातार। अभी एक और टाइफून आया था कुछ दिन पहले ही, टाइफून एम्पिल आया था। तो टाइफून एम्पिल के बाद अब टाइफून सांसान आ रहा है। ठीक है, वहां पर चक्रवाती तूफानों को टाइफून कहते हैं। अमेरिका वगैरह में चक्रवाती तूफानों को हैरिकेन कहते हैं। अपने यहाँ चक्रवाती तूफानों को चक्रवाती तूफान कहते हैं, अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं। ये सब गर्म हवाएं और ठंडी हवाओं के आपस में टकराने से जो दबाव बनता है, फिर घुमाव बनता है, उसी से तूफान जनरेट होता है समुद्रों वगैरह में। तो फिलहाल टाइफून सांसान अभी आया हुआ है, जिसको लेकर के हाई अलर्ट पर है जापान। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने यह घोषणा की हुई है कि ये जापान के द्वीप अमामी ओशिमा में आया हुआ है, इसके पास बना हुआ है। फिलहाल जापान से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं फूमियो किशिदा, ये कहे हैं कि अगले महीने ये इस्तीफा दे देंगे, अपना पद छोड़ देंगे। तो ये भी ध्यान रखना। जापान कहाँ पर है? तो अगर इंडिया के मैप में आप देखोगे तो यहाँ है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप चाइना, कोरिया ये सब क्रॉस करोगे तो ये आपको दिख जाएगा जापान। ठीक है ना, ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप एमजेटी ऐप पर आइए। एमजेटी ऐप पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम तो जाने वाला है, तो इसलिए आप एमजेटी ऐप से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अर्जुन बैच वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था किस खिलाड़ी को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो विश्वनाथन आनंद जी को मिला था, तब ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। 5 नए जिले बनने के बाद लद्दाख में कुल जिलों की संख्या हो गई 7। और आज आपको क्या बताना है कि नई राष्ट्रीय पेंशन योजना कब लागू की गई थी? कमेंट करके जरूर बताना। जेएलएल के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में पहले पर कौन है, ये भी बता दीजिएगा। आज ही केवल लाइनर में ये भी बताया गया है। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसके अलावा रेलवे साइंस की ई बुक चाहिए या फिर अर्धवार्ष की चाहिए, ये सब आपको हमारे ऐप पर मिलेगी। और मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा या दिन में किसी और टॉपिक पर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।